हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस विद यू जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो और भी पीपीसी के बारे में था, उसके आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपकी जो डिटेल इस पर लेक्चर है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको मैंने एक प्लेलिस्ट में मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? अपने आसपास आप देखते हो जो ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सब इकोनॉमी तो है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स द पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। यानी कि हमें ये मीन्स टू वर्क, हमें ये साधन प्रोवाइड करता है टू अर्न ए लिविंग, यानी कि हमने अपनी रोजी रोटी को कमा सके। व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी मीन्स द मीन प्रोवाइड्स द पीपल मीन्स टू वर्क, यानी कि मीन्स टू वर्क टू अर्न ए लिविंग। क्लियर? फिर आपके पास आता है इसकी 3 एक्टिविटीज हैं। जो इकोनॉमी है इसकी 3 एक्टिविटीज है। कौन कौन सी आती है एक्टिविटीज की आपकी? यू कैन नोट डाउन प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आप कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आपके पास थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। हम इतनी इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों हैं? व्हाई वी स्टडी? बिकॉज देखिए, जो हमारी जो रिसोर्सेज है ना, जो हमारी रिसोर्सेज हैं, मतलब वो हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, और जो हमारी वांट्स हैं दैट आर अनलिमिटेड। यानी कि हम चाहते हैं हमें हमारे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो हमारी जो सारी वांट्स हैं वो पूरी नहीं होती बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण। ये सिर्फ एक हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई भी रिच से रिच कंट्री है, चाहे आप अमेरिका ले लो, वो भी मतलब वहां पे भी कोई जो लोग हैं, पीपल है या इकोनॉमी है, वो भी मतलब वो क्या कहते हैं, वहां भी फुली सेटिस्फाइड नहीं है। जो भी उनकी डिमांड्स हैं अभी भी वो फुलफिल नहीं है बिकॉज स्कार्सिटी। यानी कि स्कार्सिटी मतलब जो होती है SCARCITY, स्कार्सिटी, यानी कि जो सोर्सेज है ना वो लिमिटेड है, जो हमारी डिमांड है वो अनलिमिटेड। उसको अनलिमिटेड डिमांड को पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज हैं दैट आर लिमिटेड, उसकी स्कार्सिटी है। वो जो स्कार्सिटी है ये सिर्फ हमारी वही अंडर डेवलप इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। यूनिवर्सल यानी कि हर जगह पाई जाती है स्कार्सिटी। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको, मतलब एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है स्कार्सिटी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज, स्कार्सिटी क्लियर, यानी कि हमारी जो डिमांड्स हैं वह ग्रेटर देन सप्लाई है। डिमांड्स हमारी अनलिमिटेड है, जो उसको फुलफिल करने वाले रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज होता है कि हमें पता है जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इसलिए जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है उसको हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है कि वेस्टेज ना हो। क्लियर? दैट इज इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रीजन क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का? मेन हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन ही स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी, ठीक है ना, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, स्कार्सिटी इज द मेन रीजन ऑफ आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर आ रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है उसको मतलब कोई कहता है आर्ट है, आर्ट्स के अंदर लेता है, कोई साइंस के अंदर भी लेता है। आर्ट्स क्यों क्या गया, यानी कि कहते हैं जो इकोनॉमिक्स है दैट इज ए सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों? सोशल क्यों है? बिकॉज ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप देखते हो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको भी पढ़ता है, जो सोशल प्रॉब्लम है उसको भी पढ़ता है, और जो पढ़ता है सिस्टमैटिक वे से, क्या काज है, क्यों हो रहा है, फिर मतलब इसको कैसे ठीक किया जाएगा, सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है सारी। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज सेड इट इज इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी कहा जाता है। तो जब हम आता है कि जब सोशल साइंस कह रहे हैं इसको, तो फिर ये इसको कोई मतलब कहते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, कुछ कहते हैं कि इसको ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जस्ट ए मिनट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से मतलब अंदर है कि यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि जो हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि व्हाट वाज, क्या था, व्हाट वाज, व्हाट इज
एंड व्हाट वुड बी। ठीक है, यानी कि क्या था, क्या है और क्या होगा। इसमें नॉर्मेटिव साइंस में पढ़ा जाता है व्हाट आउट टू बी, आउट टू बी कि क्या होना चाहिए। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है सुजेस्टिव। ये जो पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स होती है ये आपके पास सुजेस्टिव, हम इसमें सुजेस्टिव नहीं दे सकते, सुजेशन नहीं दे सकते, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सुजेस्टिव है। ठीक है। वैल्यू जजमेंट पॉइंट आ रहा है, इसमें आपके वैल्यू जजमेंट का कोई प्लेस नहीं है, इसमें आपके वैल्यू जजमेंट का प्लेस है, बिकॉज ये फैक्ट्स मतलब फैक्ट पे बेस नहीं है, ये फैक्ट्स पे बेस है। ठीक है। फिर आपके पास है वेरिफिकेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप वेरिफिकेशन जो फैक्ट्स की जो भी आप दे रहे हो उसको वेरीफाई कर सकते हो, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, ये आपकी नहीं। ओके। फिर कोई भी एग्जांपल्स ले लोगे, मतलब जैसे कि जो हमारी जो पॉवर्टी है या इन्फ्लेशन है, प्राइस ऑफ गुड्स राइजिंग डे बाय डे राइज हो रही है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। यानी कि ये सारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर। आपके पास मीनिंग, सुजेस्टिव, वैल्यू जजमेंट, वेरिफिकेशन, एग्जांपल, ये टू द पॉइंट एमसीक्यू में आपके पास क्वेश्चन आपको क्लियर कट होने चाहिए। फिर आ रहा है आपके पास जो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज आ रही है आपके पास जो आपके सिलेबस में, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, दो इसकी ब्रांचेस के बारे में जो स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, माइक्रो कह रहे हैं ग्रीक वर्ड मिक्रोस, MIKROS है, सी की जगह के वर्ड आ रहा है, और जो मैक्रो है वो मैक्रोस, MAK, सी की जगह पे के आ रहा है। और माइक्रो का मीनिंग आपको पता है स्मॉल होता है, मैक्रो का मीनिंग लार्ज। ठीक है, यानी कि इसमें आपके जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे पढ़नी है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़नी है, और इसमें आपने एज ए होल इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी की पढ़नी है। यानी कि यहाँ पे इन माइक्रो में जो आईज आता है वो आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, क्लियर। और मैक्रो में जो आपके पास ए आ रहा है दैट स्टैंड फॉर एग्रीगेट, अपने एग्रीगेट उसको इकट्ठा पढ़ना है। फिर आपके पास आ रहा है डिग्री ऑफ टूल्स, सॉरी टूल्स है इसके, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल आ रहे हैं आपके पास डिमांड एंड सप्लाई। इसके टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसके हैं डिमांड एंड सप्लाई। फिर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन होता है टोटल करना, माइक्रो में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है, लेस होती है, बिकॉज आप मार्केट डिमांड के बारे में जब पढ़ते हो, मार्केट डिमांड में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं ना, यानी कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है बट लेस है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। ठीक है, और अदर नेम इसका, इसको आप प्राइस थ्योरी भी कहते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर कट आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी, या आपको कोई ऑप्शन दी होगी और भी नेम दिए होंगे तो टिक करना है। ठीक है ना, एमसीक्यू में, मैच में, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, क्लियर। फिर आपके पास एग्जांपल आ रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल आपके पास आ गई, जैसे कि आपने इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ना है, इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में पढ़ना है, और मैक्रो के आगे आपके पास नेशनल इनकम पढ़ोगे, आप नेशनल आउटपुट के बारे में पढ़ोगे, क्लियर। ये आपके पास माइक्रो एंड मैक्रो का इकोनॉमिक्स का डिफरेंस था। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटरडिपेंडेंस, क्या ये दोनों में आपस में इंटरडिपेंडेंस है? यस, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो जो माइक्रो के जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं कि वेजेस क्या देनी है, मतलब प्राइस क्या फिक्स करने हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख के बनाए जाते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने होता है, तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो का हम एग्रीगेट करते हैं, उसको देखते हैं, तो यानी कि दोनों में इंटरडिपेंडेंस है। फिर के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज इंपॉर्टेंट, कौन सी इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। फिर इसकी नीड क्यों पड़ी? अगर मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट थ्योरी है, उसकी हमें नीड क्यों पड़ी? हमें मैक्रो की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि माइक्रो में इंडिविजुअल को पढ़ते हैं, इसमें हमने एग्रीगेट्स को पढ़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास हो रहा था पैराडॉक्स, कहता है सेविंग इज मतलब गुड, मतलब एक माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बोला जाता है जिसको, उसका मतलब है जो कुछ बातें माइक्रो लेवल पे तो गुड है, मैक्रो लेवल पे अच्छी नहीं है। यानी एग्जांपल आती है जैसे सेविंग, अगर सेविंग हम, ठीक है, नो डाउट हमें सेविंग करनी चाहिए, माइक्रो लेवल पे हर पर्सन अगर सेविंग करता है तो गुड। अगर सारी इकोनॉमी के लोग ही सेविंग करनी जाएंगे तो फिर प्रॉपर इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, डिमांड कैसे होगी गुड्स की? यानी कि सेविंग कहते हैं पैराडॉक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स होगी, तो सेविंग की एग्जांपल इजीली आप दे सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास आता है कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी क्या है? हमें है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमने प्रोड्यूस क्या करना है, कंजम्पशन गुड्स की प्रोड्यूस करनी है,
सिविल गुड्स प्रोड्यूस करनी है या मतलब जो वार गुड्स हैं, ठीक है ना, कैपिटल गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस और कितनी कितनी करनी है। फिर आते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि आपने इसको प्रोड्यूस कैसे करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसमें कैपिटल ज्यादा लगती है, कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, लेबर ज्यादा लगती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक, CIT शॉर्ट फॉर्म आ गई। फिर फॉर होम यानी कि किसके लिए करनी है आपने, किस सेक्टर के लिए, कंज्यूमर के लिए या मतलब कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है या कंजम्पशन गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। यानी कि 3 हमारी प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉरगॉन, जो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट था जो फॉरगॉन हुआ, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि मान लीजिए मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे पास मान लीजिए मेरी कोई 50,000 सैलरी में जॉब कर रही हूँ, तो मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है, तो जैसे 2 अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, 45 की थी एक और 35 की थी, मैंने मतलब कौन सी चूज की, 45। एट प्रेजेंट मैं एक ही जॉब कर सकती हूँ, तो उन दोनों में से जो बेस्ट थी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला अगर एट प्रेजेंट मेरी 50 है तो उधर 45 और 40 वाली है, तो 45 इज दी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, यानी कि उधर जो बेस्ट है जो हमने छोड़ा है, ठीक है, ये दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आपको आता है जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको आपने बताना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के साथ, यानी कि इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC भी बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF भी बोला जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन का भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इसकी मदद से हमने अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को क्या प्रोड्यूस करना है, कितना, फॉर होम, इसको कोरिलेट किया जाता है। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो आपके पास आ रही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसकी कुछ अजम्पशन है। अजम्पशंस क्या है उसकी, कि जो आपकी इकोनॉमी में जो सोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, पूरा उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। दूसरी आपके पास आ रही है कि जो है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, अपने कोई उसमें चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है। तीसरा, आप 2 ही गुड्स की assumption कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। ये 2 गुड्स की assumption क्यों मानी जाती है, कि यानी कि कॉम्प्लिकेशन आए, यानी कि कितनी गुड्स प्रोडक्शन कर सकते हो आप, 2 गुड्स की, ठीक है, सॉरी 2 गुड्स की आप प्रोडक्शन कर सकते हो। और तीसरा फिर आता है आपके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वली वो नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, यानी कि मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दोनों गुड्स की प्रोडक्शन के, वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये आपकी इसकी थी अजम्पशन, क्लियर। अब आपके पास आ रही है प्रॉपर्टीज की, जो PPC की प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये होती है डाउनवर्ड शिफ्ट है, मतलब ऊपर से नीचे को आ रही है, यानी कि इसकी जो शेप होती है PPC की इस टाइप की होती है, जैसे यहाँ पे आपकी आ रही है, कोई भी आप X गुड पर ले रहे हो, ठीक है, और Y गुड है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपकी हमेशा इसकी शेप ये है, PPC कर्व, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे को डाउनवर्ड जा रही है। डाउनवर्ड क्यों है, यानी कि अगर आप एक चीज की प्रोडक्शन दूसरी चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करना चाह रहे हो तो आपको पहले को कम करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उसका नेगेटिव रिलेशन हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन है, एक ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो दूसरी कम होगी, क्लियर। फिर जो शेप होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज है, ये कनकेव टू द ओरिजिन है, कनकेव टू द ओरिजिन, यानी कि ये कनकेव टू द ओरिजिन है ये शेप, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करनी। जो दूसरी शेप होती है आपके पास जो ऐसे वाली, वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, जो ऐसे करते हो, ठीक है, ये शेप आपके पास कौन है, कनकेव टू द ओरिजिन। और ये कनकेव टू द ओरिजिन क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी जो शेप है कनकेव टू द ओरिजिन क्यों है, बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास इंक्रीज हो रही है, यानी कि अगर आप कर रहे हो कि ये इसकी प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, तो आपके पास जो आप सेक्रीफाई कर रहे हो ना, मतलब जो इस चीज की यूनिट छोड़ रहे हो प्रोडक्शन के लिए, आपके जो फैक्टर है इसको प्रोड्यूस करने में एफिशिएंट है, पर आप अपने फैक्टर्स को लगा रहे हो इधर, तो यानी कि आपको लॉस आपको ज्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी कि जब आप अपने फैक्टर को इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हो इस गुड की प्रोडक्शन में, तो आपको लॉस ज्यादा हो रहा है, व्हाई, बिकॉज जो आपके फैक्टर थे वो इधर प्रॉपर उनकी थी, एफिशिएंसी थी, ठीक है। यानी कि जो PPC कर्व की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इसको बोला जाता है, ये ऑलवेज डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप है, और कनकेव टू द ओरिजिन है, कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीज हो रही है।
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, उसको ऐसे फाइंड करते हैं जैसे कि चेंज इन यूनिट्स, जो लॉस है, जो आपके पास लॉस है, और जो यूनिट्स गेन है, यानी कि आपके पास जो लॉस है दैट इज ग्रेटर, लॉस ज्यादा है, ठीक है। यानी कि ये जो भी आपकी पीपीसी कर्व है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, डाउनवर्ड आएगी और कनकेव टू द ओरिजिन, कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है, इसमें आ रहा है इसकी रोटेशन। रोटेशन होता है कि यानी कि अगर आपके पास देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इसकी रोटेशन को, यहाँ पे जैसे कि रोटेशन में क्या आ रहा है, ये आपके पास पीपीसी कर्व है, ठीक है। ये आपके पास एक्स गुड थी, यहाँ पे आप ले रहे हो वाई गुड, ठीक है, ओके। तो रोटेशन का मतलब होता है एक पे पॉइंट, मतलब यानी कि मान लीजिए अगर एक्स गुड है, उसके रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो इसकी नहीं हो रही, तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, तो इसकी ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपके पास एक्स गुड की जो रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, अगर वही उसके रिसोर्सेज कोई डिक्रीज हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, तो फिर वो इसकी ऐसे बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। क्लियर, वो वहीं पे रहेगी। अगर ऐसे ही मान लीजिए इसके अगर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक्स के कोई चेंजेस नहीं आ रहा, यानी कि एक्स गुड है और ये वाई गुड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके मतलब ये आपके पास है कि कह रहे हैं अब वाई की गुड की टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो रही है, वही अगर टेक्नोलॉजी इसकी इंप्रूव हो रही है तो ये आपकी आगे चली जाएगी, ठीक है। अगर इसकी डाउन हो डिग्रेड हो रही है तो वापस इधर आ जाएगी। ये पीपी का पहले थी, ये P1, ये P2, ठीक है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है एक रिसोर्सेज की, तो उसमें रोटेशन आएगी, दैट इज रोटेशन। एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा रोटेट कर रहा है। तो शिफ्ट्स कब आएंगे आपके पास, इसमें शिफ्ट्स तब आएंगे, शिफ्ट्स मींस यानी कि अगर जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के दोनों रिसोर्सेज में, यानी कि दोनों के रिसोर्सेज में आपके पास अगर अपग्रेड हो रहे हैं या रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट इज शिफ्ट्स आएगा पीपी में, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। अगर वो डिग्रेड हो रहे हैं तो दैट इज आपका वो इनवर्ट ऐसे बैकवर्ड जाएगी। ये पीपी पहले थी, ये PP1 नहीं आई, ठीक है, PP2, क्लियर। ये एक्स गुड है, वाई गुड है। तो स्पीड से कराना पड़ता है कि आपको अगर ज्यादा लंबा लेक्चर होगा तो आप लोग उसको अटेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके पास शिफ्ट्स आ गए, शिफ्ट्स का पॉसिबल है, रोटेशन का पॉसिबल है। और दूसरा जो पॉइंट्स होते हैं कि जैसे पीपीसी कर्व के आपके पास ये पॉइंट है, ये आपके पास पीपीसी है, ठीक है। इसका मतलब है अगर तो पॉइंट आपके ऊपर है, यानी कि ये उस लाइन पे आ रहा है गुड्स की प्रोडक्शन, यानी कि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है आपके पास, ठीक है। अगर वो पॉइंट अंदर है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब आप जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे, बस इतना इतने प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि आप ज्यादा कर सकते थे, ठीक है। अगर पॉइंट आपके पास बाहर जा रहा है पीपीसी से, उसका मतलब होता है नॉन अटेनेबल, आप इस पॉइंट को अटेन ही नहीं कर सकते, नॉन अटेनेबल है, यानी कि आपके लिमिट से बाहर है पॉइंट। क्लियर, ये आपके पास आएगा अटेनेबल, ठीक है। आप प्रॉपर अंदर है, इनसाइड है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे। क्लियर। फिर आपके पास ऐसे कि छोटी छोटी टर्म्स पूछी जाती है, जैसे ओनली स्कार्स गुड्स। जो पहले इसको करते हैं, जैसे ये आपके पास आ रहा है कि ये पीपीसी में शिफ्ट कब होएगा, शिफ्ट अभी हो रहे हैं जब कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है या रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट हो रही है, मतलब तो तभी आप इसमें शिफ्ट होएगा। अगर आ रहा है जैसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, तो क्या पीपीसी में शिफ्ट करेगा, तो उसमें शिफ्ट्स नहीं आएंगे, बिकॉज अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही आपके रिसोर्सेज की, ठीक है ना। तो ऐसे कई बार और पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसमें लोगों को 100 डेज काम प्रोवाइड करना ही करना है। तो क्या अगर उस आवर्स को हम बढ़ा देते हैं, 150 कर दिया, तो क्या पीपीसी में कोई शिफ्ट्स या आगे उसमें शिफ्ट्स जाएगी, उसमें तब भी कोई शिफ्ट जाएगी, बिकॉज वो पहले प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की हो ही नहीं रही, ठीक है। पीपीसी उसी पे रहेगी। क्लियर। तो ऐसे आपके पास है, मतलब कोई अगर स्वच्छ अभियान आ रहा है, एजुकेशन इंप्रूवमेंट हो रही है, तो आपकी पीपीसी कर्व शिफ्ट करती है, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी और रिसोर्स इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, उस केस में आपकी पीपीसी कर्व शिफ्ट करेगी। तो ठीक है, ये क्लियर आपके पास। और कई बार कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओनली स्कार गुड्स अट्रैक्ट प्राइस, यानी कि स्कार गुड्स, ठीक है, ये राइट है, कह रहे हैं कि स्कार गुड्स यानी कि हमारे पास स्कार्सिटी है तभी हम उन चीजों के प्राइस पे करते हैं। यानी कि कई बार आता है क्वेश्चन जैसे ओनली स्कार गुड्स अट्रैक्ट प्राइस, कहते हैं डिफेंड के रिफ्यूट। डिफेंड होता है कि आप उसके पक्ष में हो, कि रिफ्यूट उसके पक्ष में नहीं हो, ठीक है। जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आपने उसके आंसर देने होते हैं। बट ये जो स्टेटमेंट है ओनली स्कार गुड्स अट्रैक्ट प्राइस, ये राइट है,
ये तो स्टेटमेंट ही राइट है, बिकॉज देखिए जैसे ये आपके पास हवा एयर, आप एयर हो, बाहर घूमते हो, यहाँ रूम में भी हैं, हमारे पास जो एयर ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो हमें फ्री की मिली हुई है, तो हमें उसको पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो दैट इज यानी कि वो नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं। नॉन इकोनॉमिक गुड्स होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और जो गुड्स इकोनॉमिक गुड्स हैं यानी कि स्कार्सिटी है तो हमें उनको पे करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। फिर जैसे और ऐसे क्वेश्चन है जैसे स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, क्या स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर है? यस, ये क्लियर है, बिकॉज हमारे पास स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, स्कार्सिटी है तो हमें उसको चॉइस भी करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है उसके अल्टरनेटिव यूजेस के लिए कि कैसे कैसे यूज करें, ठीक है। स्कार्सिटी के लिए चॉइस साथ साथ इकट्ठे चलती है फिर, ठीक है। अल्टरनेट यूजेस है, क्योंकि अगर हमारे पास वो पहले रिसोर्सेज कम है तो उसको कैसे यूज करें, किधर ज़्यादा नीड है, अल्टरनेट यूज हैं मतलब रिसोर्सेज के, क्लियर। ये आपके पास था पूरा फर्स्ट चैप्टर, उसकी आपकी इंट्रोडक्शन या जो भी है डिटेल टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो ये सिर्फ जस्ट आपके प्रेपरेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन या जो भी आप अपने क्लास के एग्जाम में पेयर होते हो तो तभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपको एक क्लियर कट उसका मतलब इमेज मिल रही है क्वेश्चंस की। हैव अ नाइस डे।